वोल्टास एक ऐसा नाम जो हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुना है। फिर चाहे हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंपनी कोई नई नहीं है। वोल्टास वॉज क्रिएटेड 6 डिकेड एगो। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कंपनी कितनी पुरानी है। व्हेन टाटा सन जॉइंड हैंड्स विद स्विस कंपनी, एक स्विस कंपनी थी जिसका नाम है वोल्कार्ट ब्रदर्स, उनके साथ जब इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था, तब से ये कंपनी आज तक काम कर रही है। और कैसा काम कर रही है हम सभी जानते हैं। वोल्टास को जो रेवेन्यू निकल के आता है, 3 सेगमेंट से निकल के आता है। सबसे पहला जो सेगमेंट है जिसे आप कह सकते हो कूलिंग प्रोडक्ट से निकल के आता है, वहाँ से इसका 36% का रेवेन्यू निकल के आता है। इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या निकल के आता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एयर कंडीशनर ये आता है, एंड उसके बाद एयर कूलर, एंड उसके बाद कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, ये सारे इसी सेगमेंट के अंदर निकल के आते हैं। अगर हम ज़रा सा और डीप में जाने की कोशिश करें, वोल्टास के पास कूलर सेगमेंट की बात करें, कूलर कैटेगरी में 10.8% का मार्केट शेयर एज ऑफ नाउ है। ये डेटा कब का है? जुलाई 21 का। और ये मार्केट शेयर होने के बाद वोल्टास नंबर टू की कैटेगरी में आता है इस सेगमेंट के अंदर। अगर हम बात करें दूसरे कैटेगरी के अंदर या फिर दूसरे प्रोडक्ट के अंदर, यानी रूम एयर कंडीशनर के इस बिजनेस के अंदर, इसके पास यानी वोल्टास के पास 26.8% का मार्केट शेयर है। इस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो नंबर 1 में आता है। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट वाइज भी ये कहीं ना कहीं रैंक करता है। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, जहां से वोल्टास का रेवेन्यू निकल के आता है। ये जो दूसरा सेगमेंट है इसका नाम है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर भी ये जो सेगमेंट भी ये भी दो भागों में बटा हुआ है। पहला डोमेस्टिक लेवल पे और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल पे वोल्टास क्या काम करता है आप यहाँ पढ़ पाएंगे। वोल्टास ऑफर इंटीग्रेटेड एंड टू एंड जितने सॉल्यूशन होता है एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट में, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। एमपीवी सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब आप ये कहेंगे कि एमपीवी क्या है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग की जितने सर्विसेज होते हैं फॉर मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल, होटल्स, हॉस्पिटल, यहाँ ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो डोमेस्टिक लेवल पे तो सारे काम ये करता है। वहीं अगर आप बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, ये काम सेम काम करती है, लेकिन वहाँ पे कौन कौन से कंट्री में करती है ज़रा देख लेते हैं। वोल्टास इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज एज ए प्रिफर्ड MEP, इसे क्या कहेंगे? अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लम्बिंग सर्विस ये प्रोवाइड करती है वेरियस कंट्रीज़ में। अगर आप देख पाएंगे UAE, कतर, ओमान या फिर इतने जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, यानी डोमेस्टिक लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी। यहीं से इसका जो रेवेन्यू निकल के आता है सबसे ज़्यादा 58% का निकल के आता है। और अभी तक अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें 130 प्रोजेक्ट इस कंपनी ने कंप्लीट कर लिए अक्रॉस 35 कंट्रीज़ में, जिसे आप अच्छा नंबर कह सकते हैं। उसके बाद है थर्ड सेगमेंट यानी फाइनल सेगमेंट, जहाँ से इस कंपनी का रेवेन्यू निकल के आता है। ये है, इसका नाम है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ से ओनली 5% का रेवेन्यू निकल के आता है। इस सेगमेंट के अंदर जो कंपनी है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जितने भी कम ये होते हैं, टेक्सटाइल, मशीनरी एंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन मेजर हमने क्या समझा, जो सबसे इंपॉर्टेंट था जहाँ से रेवेन्यू निकल के यहाँ से, और उसके बाद बाकी ये चीज़ें जो है जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, एयर की चीज़ों के लिए, एयर कूलर हो गए या फिर एयर कंडीशनर हो गए। ये सब जानने के बाद जो कंपनी का एज ऑफ नाउ का फोकस बना हुआ है वो बना हुआ है कि डिपेंडेंसी को जितना इंपोर्ट है इसको कम से कम किया जाए। यानी फोकस कहाँ किया जाए? एम टू इंक्रीज लोकलाइजेशन एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। तो यहाँ कंपनी का एज ऑफ नाउ फोकस बना हुआ है। इन सब के बाद अगर कंपनी को कुछ रेशियोज़ के फॉर्म में समझने की कोशिश करें, सेल्स ग्रोथ आपके सामने है। 5 साल में 4+, 3 साल में 3+ और 1 साल में -11 का कोविड का साफ साफ डिप आपको दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है। और ये रिकवरी भी अभी उस तरह से हुई है या फिर नहीं हुई है, ये हम जब नंबर्स देखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। 5 और 3 साल में पॉजिटिव था, इस साल की अगर बात करें पिछले 1 साल के -4 आ चुका है। वहीं अगर हम बात करें ROE के ऊपर, इसे आप ज़रूर कह सकते हो 14 to 13 के आसपास जो था, अभी वो 12+ है। ये समहाउ अभी भी मेंटेन्ड है, इसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट फोकस करते हैं ROCE के ऊपर। अगेन ये 19 से लेकर 16 के बीच में है, तो उतनी टेंशन की बात हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, ये अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, इसके ऊपर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो डेट फ्री कंपनी है। जिस हिसाब से कंपनी है 0.02 है, काफ़ी कम है। कितनी है अगर एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें, यहाँ पर आप देख सकते हो 108 CR का कंपनी के ऊपर डेट है, और वहीं कैश है कंपनी के पास 324। यानी जिस हिसाब से कंपनी है इतना डेट इसके लिए कुछ भी नहीं है, आप इसे नेग्लिजिबल कह सकते हैं।
इन सब के बाद फोकस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। डीआईएस के पास जो एज ऑफ नाउ है 34 प्लस, यानी काफ़ी अच्छा नंबर है उनके पास, यानी प्रमोटर से भी ज़्यादा। प्रमोटर के पास है 30। वहीं बात करें पब्लिक के पास 18 प्लस है ना, एफआईएस के पास 17 प्लस, यानी जितने भी स्मार्ट प्लेयर हैं सभी के पास अच्छी होल्डिंग बनी हुई है। इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम पास के डेटा से कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे प्रमोटर के पास 30 प्लस, अभी भी 30 प्लस है सितंबर से लेकर अभी तक। एफआईएस के वास्ते 12 प्लस और अभी हो चुका है 17 प्लस, यानी कौन खरीद रहा है आपके सामने है। डीआईएस की अगर बात करें 38 प्लस था, अभी 33.87 है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे डेफिनेटली हुई है। क्या सिर्फ अभी हुई है? बिल्कुल नहीं, दिसंबर में कुछ हुई और उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे मार्च में हुई और अभी भी यहाँ पे होते हुए हमें दिखाई पड़ रही है। यानी हर क्वार्टर में धीरे धीरे कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बात करें ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो था उसमें भी कुछ यहाँ पे उन्होंने कम किया है, बहुत छोटा सा। पब्लिक की बात करें 18 प्लस था और 18 प्लस अभी भी है। पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बाद फोकस करते हैं प्लेजिंग के ऊपर। तो एज ऑफ नाउ कंपनी के ऊपर कोई भी प्लेज नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ना ही कोई क्वार्टर में था, नहीं इस क्वार्टर में है। इसके बाद अगर वोल्टास को इसके कुछ पेयर के साथ कंपेयर करें तो बाकी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती। सबसे पहले अगर हम बात करें वोल्टास, हम जानते हैं, इसके बाद हम कर ही रहे हैं। अंबर एक बेहतरीन कंपनी है, ये भी हम जानते हैं। ब्लू स्टार एंड बाकी भी और 2 प्लेयर हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो सभी के साथ कंपेयर करते हैं कुछ पैरामीटर के हिसाब से, पी रेशियो के हिसाब से देखते हैं। वोल्टास का 55 एंड उसका अंबर का 126, काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात करें ब्लू स्टार 70 एंड उसके बाद जॉनसन की बात करें 129। आखिरी बात करें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नंबर कुछ है नहीं, तो एज ऑफ नाउ हम इग्नोर ही मारेंगे। हम बात करते हैं इन्हीं 3 से 4 के बीच में। पी रेशियो के हिसाब से सबसे कम हमें दिखाई पड़ा वोल्टास। अगर हम बात करें ईपीएस, वोल्टास का ईपीएस है 17 प्लस, जिसे आप अच्छा कह सकते हो। अंबर की बात करें 22 प्लस, ये और भी ज़्यादा अच्छा है। बाकी ब्लू स्टार और बाकियों का काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टास का इस पैरामीटर पे भी अच्छा बैठती है। वहीं बात करें आरओई, इसका 12 प्लस, अंबर का है 11 प्लस और बाकियों का काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से भी ये दोनों कंपनी अच्छी दिखाई पड़ रही है, दोनों अंबर एंड वोल्टास। क्यों? ये दोनों बेहतरीन कंपनी है। और आरओसी आपके सामने 16 प्लस है वोल्टास का और उसका 12 प्लस, एक बेहतरीन है। सारे के सारे पैरामीटर पे 2 टॉप की कंपनी हमेशा हमारे रडार पे रहती ही हैं। तो यहाँ से एज ऑफ नाउ रेशियोज़ के फॉर्म में कंपनी में कोई भी डिप या फिर कोई भी नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि यहाँ से जो बड़े प्लेयर हैं, स्मार्ट मनी है, उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। म्यूचुअल फंड आपके सामने कौन से हैं? सबसे पहले टाटा इंडिया कंज्यूमर, टाटा की कंपनी है, तो टाटा ने के फंड ने इन्वेस्ट किया है। दूसरी बात करें बीएनपी, और उसके बाद थर्ड है सुंदरम रूरल एंड उसका फोर्थ है एक्सेस मिड कैप। ये 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें के बाद जो मार्केट में एनालिस्ट की अगर सुने 60% इसके ऊपर एज ऑफ नाउ बुलिश है। बाकी होल्ड की जो रेटिंग दे रहे हैं 26 एंड सेल की रेटिंग 14। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन तीनों रेटिंग में से किसी की तरफ जाना है। ना ही हमारी सुननी है और ना ही एग्जैक्टली आपको एनालिस्ट की सुननी है। कोविड का इंपैक्ट हमने डेफिनेटली देखा था जब हमने इसके सेल्स ग्रोथ देखे, प्रॉफिट ग्रोथ देखे। रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्वार्टरली पे देखते हैं। सितंबर से लेकर जून तक का डेटा आपके सामने है। फोकस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। सितंबर में था 91, उसका 126, 303 और इस क्वार्टर में आपको डिप दिखाई पड़ रही है 105 के आसपास। इससे पहले अच्छा रिकवरी हो रही थी। बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर 78, 128, 238 एंड उसका अगेन एक डिप दिखाई पड़ी, जो डिप रही इस क्वार्टर की। इसी हिसाब से ईपीएस भी बढ़ा है घटाया हुआ है। 2 से 2.37 से ये बीच में 7 चला गया था और इस क्वार्टर में है 3.68, यानी नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा है तो डेफिनेटली ईपीएस पर भी पड़ा है। इसके बाद अगर कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को आपके सामने है। इस कंपनी का जो मैक्सिमम लो है 2.60 है और मैक्सिमम हाई 1132, यानी कैसे रिटर्न दिए आपके सामने। रिटर्न जरा आपने देख लिए, ज़रा एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ऐसे रिटर्न चाहिए होते हैं जो बीच में जो आपको हिकअप दिखाई पड़ रहे हैं, इसके लिए हमें हमेशा इक्विटी मार्केट में रेडी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है जब ये रिटर्न हमें आज के दिन दिखाई पड़ रहे हैं, इसके बीच में जिन इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा उनका पोर्टफोलियो में कभी शायद 10% माइनस नहीं गया होगा, या कभी 15 या 20% भी माइनस नहीं गया, ज़्यादा ही गया होगा। इवन कोविड के टाइम में उससे भी ज़्यादा गया होगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से रिकवरी हुई है आफ्टर कोविड। इसलिए अगर ये रिटर्न हमें चाहिए होते हैं तो डेफिनेटली हमें वो पेशेंस भी चाहिए होता है आफ्टर इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनी। क्योंकि रिसर्च जो होती है इक्विटी मार्केट में पहले होती है,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई दफ़ा हम गलत कर देते हैं या फिर हमारे पास भी कुछ ऐसे ही कमेंट आते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब क्या करें, अब ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए रिसर्च पहले, अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, फिर चाहे शॉर्ट टर्म में अगर कभी कभी हमें डिप दिखाई पड़ते हैं, कोई न्यूज़ ही आ जाती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्वार्टरली नंबर थोड़ा सा ठीक नहीं आते मार्केट के एक्सपेक्टेशन से, उसके बाद डिप दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए उसके हिसाब से भी हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न कैसे दिए आपने देख लिया, शॉर्ट टर्म में क्विकली कवर कर ले। 3 सालों में 58, 2 साल में 59, बाकी 6 महीने से हमें -3% के रिटर्न दे रहा है। यानी 6 महीने में, या ये कहें 6 महीने में रिटर्न नहीं दिए, या फिर अभी जो हमें मिल रहा है एक डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। 1 मंथ में भी फ्लैट है, माइनस में है, और 3 मंथ में भी फ्लैट है। ये रिटर्न देने के बाद अगर इसके वैल्यूएशन के ऊपर नज़र डालें, इंडस्ट्री पी चली 55 और ये हमें बिल्कुल उसी के आसपास मिल रहा है। बाकी जो हमने पीएस देखे थे उनसे एक अच्छे रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। ईपीएस है इसका 17+, जिसे आप ओके टू अच्छा कह सकते हैं। डिलीवरी की बात करें 46 एंड इसका डिविडेंड यील्ड है 0.51। कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है लेकिन कुछ ना कुछ देती है, ये आप कह सकते हैं। इन सब के बाद कंपनी के चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। वोल्टास का 1 वीक का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। इस चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, प्रोसेस मिल जाएगा, प्लस जो ओपन है सभी के लिए टेलीग्राम, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है यूजफुल, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन तो कंसिडर कर ही सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। क्या क्या है उसमें आप उसमें देख सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ उसमें और भी चीज़ें अपडेट होंगी पॉजिटिव वे में हमारी तरफ से आपके लिए। तो यहाँ सबसे पहले फोकस करते हैं वीकली पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। ये है किस तरह से इसमें रैली दी है, पहले तो उसे फोकस कर लेते हैं। ये है जून, और उसके बाद ये आप देख सकते हो 1 साइडेड इसमें रैली आई हुई। ये था, इससे पहले था कोविड का फॉल, अप्रैल मार्च के बीच में 1 साइडेड इसमें वीकली के टाइम फ्रेम में अच्छा अपमूव आया। एंड इसने जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट 1100 के आसपास लगाया था, वहाँ से कंसोलिडेशन के फेज़ में चला गया। एक बार इसने ट्राई ज़रूर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और लास्ट 1-2 वीक की बात करें, मार्केट में प्रेशर था तो ये शेयर इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। नीचे तो आ चुका है, अब कहाँ तक जा सकता है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं इसके थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम में। देख सकते हो ये शेयर में जब करेक्शन आया था कुछ दिनों पहले, बिल्कुल इसने जो सपोर्ट लिया था बिल्कुल अपने 200 डे ईएमए के आसपास लिया था। 200 डे ईएमए एक है पैरामीटर इसको फाइंड आउट करने का, इसका सपोर्ट। दूसरा अगर हम बात करें जो इसके प्रीवियस सपोर्ट थे, इन सपोर्ट के आसपास इसने बिल्कुल वहीं से बाउंस बैक किया है। पहली बार भी वहीं से बाउंस बैक हुआ था, अच्छी रैली दिखाई थी, इस बार भी वापस आ चुका है। और आज की जो कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल बनी है, कंप्लीटली बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ से इस शेयर में हमें जो लगता है कि यहाँ से जो गिरावट जो थी, इसमें जो करेक्शन था वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर किसी के पास है, 3 केस निकल के आते हैं कि जिनके पास है वो क्या करें। आपको कुछ नहीं करना, जो इसमें करेक्शन था वो यहाँ से रिजॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़े ही जल्दी ये शेयर आपको, पहले ये टारगेट की अगर हम बात करें जिस लेवल के आसपास है, ऑलमोस्ट हम बात करें 1000 के लेवल के आसपास, ये टारगेट आपको दिखा देगा। और उसका दूसरा इसका टारगेट निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म में 1050 का। और थर्ड जहाँ से रिसेंट जहाँ से ये वापस आया था 1100 का लेवल, यानी यहाँ से इसमें काफ़ी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो दिखाई पड़ रहा है जिस लेवल के आसपास। अगर कभी भी मंडे ट्यूसडे जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग हुई है, मार्केट तो थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, स्ट्रॉन्ग रह सकता है मंडे की। अगर ऐसे में कभी भी हमें डिप मिलता है, ये शेयर लेना है वापस, अगर कभी मिल जाए इस लेवल के आसपास 950 960 के आसपास, बेस्ट लेवल है। अदरवाइज क्या ये लेवल ख़राब है? बिल्कुल नहीं। 1100 का शेयर अभी हमें इस लेवल के आसपास मिला। कुछ टाइम पहले हम 1100 पे लेने को तैयार थे कि 1500 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब लीजिए, अब बिल्कुल सही टाइम है। 1500 क्या जाएगा? जिस हिसाब से इस शेयर ने पास में रिटर्न दिए, जिस हिसाब से जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, जैसा इसका बिजनेस है, 1500 क्या ये उससे भी ऊपर जाएगा। बस यही है कि हमें इसको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी पड़ेगी, इसको हिस्सा बनाना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो का। अदरवाइज यहाँ से इसमें कोई टेंशन यहाँ से ज़्यादा दिखाई पड़ती नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह गए इस शेयर के रिगार्डिंग, आप हमें कॉमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन बटन तो आपको मिल ही जाएगा, बाकी सारी डिटेल भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।